नाज़रीन, रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निमिश। तो आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाहती हूं जो आप अक्सर टीवी ड्रामों में देखते हैं कि वो कभी वकील होते हैं, कभी वो डॉक्टर होते हैं, कभी वो पुलिस वाले होते हैं। तो आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। तो अब आपको बताना क्या, आप खुद ही देख लें। ये ना तू मेरा फोन उठाता है ना पैसा वापस कर रहा है। मैडम साहब, पिछले दिनों हमारी कंपनी ने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट के लिए कुछ इंटरव्यूज किए थे। निकाल मेरी रकम, हलाली कर हलाली। अपॉइंटमेंट के हवाले से जो बाकी चीजें हैं वो कल आपको दे दी जाएंगी। सही, इस बात का तो मुझे पता नहीं। बाकी सही, क्या चेहरे पे मासूमियत तो देखो। जो भी एक दफा देखेगा ना, रहम खाएगा रहम। SHO औरंगजेब रंगा। नाम तो सुना होगा। जी सर, आप जैसी जमीन तो कोई भी नहीं भरता। हो सकता है कि उसकी छुट्टी लंबी भी हो जाए। इसी दौरान मेरे आने के और उनके जाने के ऑर्डर्स भी बजरिया ASP साहब आ जाएंगे। थैंक यू शौकत साहब, आप बेफिक्र रहिए। मैंने आपका काम इतना पक्का कर दिया है कि किसी को क्लेम करने की गुंजाइश ही नहीं मिल सकेगी। मैं उम्र भर इन सलाखों के पीछे नहीं रहूंगा। बाहर आते ही मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर रंगा रंगबाजी पर आ जाए। एक्चुअली आपकी दूसरी शादी करने की वजह से आपका केस बहुत कमजोर हो जाएगा। ओ, सारी रात तो तुम्हारे ख्याल में ये बात आई नहीं, और सुबह होते ही तू भाई और बेटी वाली बन गई। बैठ जाए, पहले तो मुझे बताएं कि मुझे बीमारी कौन सी है। आपको साइकोफोबिया नहीं, साइकोफोबिया हो गया है। ठीक है। अरे ये आपको नहीं पता? अरे ये तो 1000 लोगों में किसी एक को होता है। अरे वो कैसे जिंदा हो सकता है? अरे उसके तो छाती पे गोली लगी है, डायरेक्ट सीने पे। साईं, सीने पे गोली जरूर लगी है, लेकिन उसके दिल पर नहीं गोली। वो बच गया है, ये पक्की खबर। साईं को अधूरे काम से नफरत है, जानता है ना तू? आप एक दफा कर दें बस। SP शारिक, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मुंतखब गवर्नमेंट है और हमें अवामी रद्द अमल का भी सामना करना सकता है। क्या हो गया आज़र साहब? बहुत ज्यादा डिमांड है आपकी। मैं मानता हूं कि आपका घर बड़ा है और लुक वाइज भी बुरा नहीं है, लेकिन अब मोहसिनाबाद के भी रेट इतने नहीं बढ़ गए। ओ तुम तो ये तुम्हारा काम है। हाँ, मैंने उठवाया तुझे। दिलशाद, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। तुम अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रही हो। बोल ले जितना बोलना है तुझे। दिल दुआ दूंगा तुम्हारी मैं। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक उस्ताद ही नहीं, बल्कि वो सबको माँ की तरह ही ट्रीट करती है। खबरदार, क्या सब मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे हो? जी नाजरीन, तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शरीफ बलोच की। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले वही हम रिवायती से सवाल करेंगे अपने सर से कि सर, आपने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ कब और कहाँ से किया? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया निमिश आपका, और बहुत शुक्रिया रईस एंटरटेनमेंट का जिन्होंने मुझसे मेरे इंटरव्यू के लिए मेरे जो भी मेरा काम है उसके हवाले से मेरा इंटरव्यू करने के लिए कहा। सवाल रिवायती ज़रूर है, लेकिन बनता यही है कि किसी भी आर्टिस्ट से या किसी भी फ़नकार से उसका बैकग्राउंड जब पूछा जाए कि उसने अपने काम की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे की,
तो यकीनन मैं भी बचपन से ही बहुत शौकीन था इस चमकदार दुनिया में आने का। हर एक की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश रही। और बस इसी तरह से एक मोड़ ऐसा आया, मेरे एक अंकल थे जो सिंधी फिल्मों के मारूफ सुपरस्टार थे, वसीम राजा साहब। उनके साथ टीवी सीरियल में मेरा एक पीटीवी पर जाना हुआ। और बस वहीं एक दिन जब मैं उनके एक प्रोग्राम में बैठा, उनका एक प्ले था साम, मोहम्मद बख्श समेजो साहब उसके डायरेक्टर थे। उसके बाद फिर जैसे कि आप जानते हैं कि उस वक्त उस दौर में पीटीवी में एंट्री करना और वहाँ पर काम करना इतना आसान नहीं था। सो अंदर जो भी एक्टिंग के जम्प्स थे और जो सलाहियतें थी, इसे मैं बरकार लाना चाहता था। तो ऐसे में मेरे बहुत सारे दोस्त मिले जो बलूची मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे। उनके साथ मैंने काम किया, वीडियो टेलीफिल्म्स उनके साथ की, वीडियो सॉन्ग्स उनके साथ किए, फिर उनके साथ और बहुत सारा काम किया। फिर जैसे जैसे नए चैनल्स आते रहे पाकिस्तान के, और उसमें मैं काम करता गया। तो फिर उसके बाद पीटीवी के बाद हमने देखा कि एसटीएन एक चैनल था, वो भी आया, फिर इंडस, फिर जियो ऑन एयर हुआ। फिर मैंने जियो में बाकायदा तौर पर एज एसोसिएट जॉब की, लेकिन अंदर एक्टिंग के जो जम्प्स थे वो कह रहे थे कि नहीं, आपने सिर्फ एक्टिंग ही करनी है। तो फिर एक टीवी वन वालों का एक सराइकी चैनल वसेब नाम से ऑन एयर हुआ था, फिर उसमें भी मैं काम करता रहा एज एक्टर और बहुत टाइम तक करता रहा। फिर जैसे जैसे चैनल आते गए और तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कि तमाम चैनल्स में मेरी अपीयरेंस कहीं ना कहीं रही है। सर, फिर आपको जब पहली कामयाबी मिली तो फिर आपने क्या सोचा कि मैं इस काम को कंटिन्यू करूं या फिर? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि देखिए, इंसान अपने किसी भी मकासद को हासिल करने के लिए जब निकलता है तो उसका एक एम होता है। उस एम के लिए वो भागता है, अपनी तमाम शब रोज़ तकदोल में लगाकर उसमें कामयाबी हासिल करने की कोशिश करता है। सो मैंने भी बहुत कोशिश की, और मैं कितना कामयाब हुआ नहीं हुआ ये तो मुझे पता नहीं, मैं अब तक काम करता चला जा रहा हूँ। लेकिन देखिए, सिर्फ शोबिज़ में आपको एक्टिंग के अलावा भी आपको पीछे जब अपनी फैमिली को भी देखना होता है, तो बहुत सारे हमारे यहाँ मसाइल होते हैं, उनको भी आपने अपने साथ लेकर चलना होता है, अपनी फैमिली को भी लेकर चलना होता है। सो मैं इसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी लेकर चलता रहा, वो उनकी जो जिम्मेदारियाँ थी उनको भी पूरी करता रहा। सो अब मैं कितना कामयाब हूँ ये तो देखने वाले ही बता सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो सर आप ये बताएं कि आपके घर वालों और दोस्तों को आपका प्रोग्राम कैसा लगा? जैसे जब उन्होंने आपको टीवी पे देखा तो उनका रिस्पांस क्या था? अच्छा था या फिर? देखिए निमेश, आपकी कामयाबी और नाकामी सबसे पहले आपके घर से ही मिलती है। आप अगर कुछ भी बनना चाहते हैं तो पहले अपनी सलाहियतें आप अपने घर पर ही दिखाते हैं, तब जाके आप बाहर भी उस सलाहियतों का इजहार करते हैं, क्योंकि घर वाले ही आपको पहले देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिर जब आप बाहर वो काम करने के लिए जाते हैं तो ज़ाहिर है फैमिली के लोग आपको, आपके काम को सराहते हैं और उनको यकीनन खुशी होती है कि आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं और कामयाब देख रहे हैं। तो मेरे घर वाले और घर के बाहर मेरे अहले मोहल्ला, और वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि देखिए हमारे इलाके का ये बंदा जो है वो टीवी स्क्रीन पर छाया हुआ है और अक्सर चैनल्स पर हमें देखने को मिलता है। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है मुझे। हम बैंक से भी बहुत लोन ले चुके हैं और ये बात तो मैडम को भी मालूम है, मगर ये तो आपके गले की हड्डी बन गई है। और कान खोल के सुन ले, आइंदा अगर तू मुझे इस इलाके में कहीं भी नजर आया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके समंदर में डाल दूंगा। क्या बात कर रहे हो भैया, तुम तो बहुत खतरनाक आदमी हो। तो फिर यकीनन फैमिली ने ये कहा कि अगर आप बाकायदा तौर पर इस काम को करना ही चाहते हैं तो आप इस काम को फोकियत दें और इसकी अहमियत को जानें और उसको प्रॉपर आप वक्त दें।
तो ये काम प्रॉपर वक्त मांगता है। आपके घर में पीछे कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपने अपने शूट पर जाना है, अपने टाइम पर पहुंचना है और अपना काम करना है। चाहे आप अंदर से बीमार ही हों, परेशान हों या कुछ भी हो, क्योंकि आप अकेले शूट पर नहीं होते हैं, आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम होती है। तो इसलिए आपकी अपीयरेंस ज़रूरी होती है और आपको जाना पड़ता है। जी नाजरीन, आप लोगों ने भी देख लिया कि ये काम कितनी जिम्मेदारी का होता है और बहुत अच्छी बात करी शरीफ साहब ने। तो जी शरीफ साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने ड्रामों के अलावा फिल्मों में काम किया। देखिए निमिष, एक हर एक्टर का ख्वाब होता है कि वो छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर जाए। यकीनन मेरा भी ख्वाब रहा है, लेकिन बदकिस्मती से जब हम इस ख्वाब की ताबीर करने के लिए निकले तो हमने देखा कि हमारे मुल्क से फिल्मों का हाल जो है ना वो बदहाल होना शुरू हो गया था। यानी कि सिनेमा और फिल्में ज़वाल पसीर होना शुरू हो गई थी, फिल्में बनना भी बंद हो गई थी, फिर गैर मुल्की फिल्में ज़्यादा आना शुरू हो गई थी। तो लिहाजा इसलिए हमें टीवी पर ही अपने आप को फोकस करना पड़ा। और फिर अब एक ऐसा वक्त भी आया कि जब हुकूमत वक्त ने ये तय किया कि हम गैर मुल्की फिल्में, पड़ोसी मुल्क की फिल्में नहीं लगाएंगे, हमारी अपनी फिल्में बननी चाहिए। सो अब फिल्में बननी शुरू हुई और बस एक दौर में हमारे यहाँ रीजनल फिल्म ही बनती रही। एक सिंधी फिल्म थी सिंध जा सपूत, उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था। वो छोटा कैरेक्टर था लेकिन था अच्छा। और उसके बाद भी एक उर्दू मूवी थी रंगरेज़ा, उसमें भी मैंने कैरेक्टर किया। अब आने वाली मेरी फिल्में हैं जिसमें मेरा कुछ बड़ा कैरेक्टर है। अब वो सिनेमा पर अगर आएंगी तो फिर जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं बड़ी स्क्रीन पे मैंने कैसा काम किया। मेरे दोस्त, मेरे अहबाब और मुझे पसंद करने वाले नाज़रीन बताएंगे कि मैंने उसमें कैसा किरदार किया। जी, तो हमने सुना है कि आपने टीवी ड्रामों के अलावा टेली फिल्म में भी काम किया है, यानी कि वीडियो फिल्मों में काम किया है सर। तो हम अपने नाज़रीन को कुछ क्लिप्स दिखाना चाहेंगे, हमारे पास हैं। जी नाज़रीन, तो चले आए हम देखते हैं शरीफ साहब की कुछ टेली फिल्मों की झलकियाँ, हम आपको दिखाते हैं। ये पीरे मर्दे कपाचे मनी तिल कपू मनी जालमानी साफ करके तहिया कुर्ता के मन शाना खत्म करनी, नेस्तो नाबूद करनी। मुसलमान और हित और हिम्मत तो कलाई तो कमलाई खताखोर बेशी मजमा चले बड़े गौर से देख रहा था मैं अपनी वो पुरानी यादें। निमिष, आपने क्या यादें दिला दी हैं। ये 1992-93 की शायद मूवीज़ हैं जब हमने ये अपने बहुत ही प्यारे दोस्त वली रईस के साथ काम करते हुए ये बनाई थी। ये बलोची वीडियो फिल्म जो है, इसमें हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त महमूद सुल्तान साहब भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहे होंगे और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अभी बहुत से कई जगह पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग आगे भी निकल चुके हैं। तो बहरहाल ये बहुत खूबसूरत यादें हैं और ये यादें आपने याद दिला के बहुत अच्छा किया, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से इसमें एक बंगाली ज़बान की फ़िल्म का भी आपने टीज़र देखा होगा, कुछ झलकियाँ देखी होंगी। ये भी एक ऐसी यादगारी फ़िल्म है जो कि बर्मा के मजबूर मुसलमानों पर बनाया गया एक ऐसा दस्तावेज़ी फ़िल्म है जिसे पूरी दुनिया में सराहा गया और पूरी दुनिया में ये रिलीज़ हुई। तो इस तरह के काम करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने उनके साथ जिस तरह से बदसलूकियाँ की गई उसे उजागर करने की कोशिश की गई इस फिल्म में। तो मैं उसका एक ऐसा पार्ट था कि ऐसा हिस्सा था जो एक जालिम आदमी का एक किरदार था जो मैंने अदा किया। निमिष में ये जो बंगाली ज़बान की फ़िल्म है RR दे शरकान, इसके बारे में मैं मज़ीद कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये कि ये फिल्म समझे ये कि हमने इसे एक जहाद समझकर इस पर काम किया। जहाद यानी कि इस्लाम में जहाद फ़र्ज़ है
और ये कैसे जगह था जहाँ मुसलमानों पर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही थी वो दुनिया को हमने बताना था। जिस तरह से अभी सोशल मीडिया इतना एडवांस है, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो बहुत मुश्किलों से लोगों तक ये खबरें पहुंचती थीं कि कहाँ पर क्या वाक़या हुआ है। तो वहाँ जिस तरह से मस्जिदों को जलाया जा रहा था, अजान देने वाले को ज़दोकोब करके उसे कत्ल किए जा रहा था, और मर्दों को मार के उनकी बच्चियों को उठाकर लेकर जाते थे और बस उनके साथ क्या कुछ नहीं किया जाता था, वो सब कुछ दिखाना था। और उसका ज़रिया यही था कि हम उसको इस तरह से टेलीफिल्में बनाकर और लोगों को हैंड टू हैंड ले जाकर उनको दिखाएं। उसका प्रॉपर एहतमाम किया जाता था उनको दिखाने का। लेकिन उसको बनाने का जो हमारा जो काम था वो इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जिस तरह से अभी जितना जिद्दत आया हुआ है, उस वक्त इतना जिद्दत था नहीं। तो वो VCR टू VCR उसकी रिकॉर्डिंग करना और उसकी वॉइस ओवर डबिंग करना, 4-4 दिन तक मुसलसल दिन रात बैठकर हमने उसके वॉइस ओवर किया, और एडिटिंग के मराहिल भी उसके बहुत मुश्किल थे। और उसकी शूट भी हमने किसी एक जगह पर या एक रूम में नहीं की, हमने मुख्तलिफ लोकेशंस पर अंदरूनी सिंध जाकर, कराची के उन इलाकों में जहाँ बंगाली कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, जिस तरह से वो रहते हैं, उनका रहन सहन, उनका हर चीज़ टोटल हमने कोशिश की कि हम उसको बर्मा वाला माहौल उस फिल्म में दिखाने की कोशिश करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे उसमें प्रोड्यूसर से सईद साहब, और उन्होंने भी जो है इसमें पैसा लगाने में कोई कमी नहीं की। उन्होंने उस दौर में 1 लाख रुपए से ऊपर लगाया उस टेलीफिल्म में। अगर आज का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन वो मैं समझता हूँ कि 50 लाख 1 करोड़ के बराबर ही होगा। और उसके बाद उसमें जो कैमरे के पीछे जो अहम काम था, वो जो इंतहाई अहम काम था जिसे जो रिकॉर्ड करना, वो कैमरामैन था हमारे वली रईस साहब। उनकी बड़ी सलाहियतें हैं उस फिल्म को तैयार करने में, एडिट करने में, रिकॉर्ड करने में। फिर मैंने ये देखा कि उसके डायरेक्टर पहले समद शेख साहब थे, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि उसके डायरेक्शन भी वली रईस ने खुद अंजाम दिए, और उसके बाद वो फिर वैसी चीज़ बनी कि वो पाकिस्तान में जितने भी बंगाली कम्युनिटीज़ रहते हैं वहाँ रिलीज़ हाथों हाथ हुई, और बाकायदा उसके शो लगाए जाते थे। वो तो उसमें लोग उसको बैठकर देखते थे तक। और उसके बाद फिर हमने देखा कि सऊदी अरब में भी रिलीज़ हुई, बांग्लादेश में भी रिलीज़ हुई, बर्मा में भी देखी गई। जहाँ जहाँ बंगाली कम्युनिटी है उन्होंने इस फिल्म को देखा। और फिर वो एक वक्त आया कि इतनी तशहीर के बाद बर्मा के मुसलमानों के साथ इंसाफ भी हुआ। अब वो वहाँ पर वो रहते भी हैं, छोटे मोटे वाक़यात अब भी होते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए मुस्लिम कम्युनिटी के, हम अब जहाँ जहाँ हमारे लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है हम उस पर आवाज़ उठाएं। तो भी वो एक आवाज़ थी जो उसके लिए हमने उठाई थी उस वक्त। शरीफ साहब, आपने हमें इमोशनल कर दिया, वाकई इमोशनल हो गई हूँ मैं। फिर भी मैं आपसे एक सवाल करती हूँ जी जी कि सर, आप ऐसा कौन सा किरदार है आपका जो आप चाहते हैं कि वो मुझे दोबारा मिले, आपको बहुत मज़ा आया हो वो करने में? देखिए, टेलीविज़न पर तो मैंने हर किस्म के कैरेक्टर किए, डॉक्टर भी किया, लॉयर का कैरेक्टर भी किया, नेगेटिव किया, और पुलिस से जब किया तो लोगों ने मेरे पुलिस के किरदार को बहुत सराहा, और अब तक ज़्यादातर मुझे वही कैरेक्टर मिलता है। ऐसे में एक वेब सीरीज़ मेरे एक दोस्त ने बनाई थी, उसमें उन्होंने मुझे एक जेलर का कैरेक्टर दिया था, और उस वेब सीरीज़ का नाम था 14 बार। उसमें मेरे एक ऐसे जालिम जेलर का कैरेक्टर था कि जब मैं वो कर रहा था मुझे इतना फील ही नहीं हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब वो बना उसके बाद जब मैंने देखा कि क्या कमाल का उसमें जो है ना वो काम था, मेरे से ज़्यादा मुझे लगा कि उस पर पिक्चराइजिंग, उसकी एडिटिंग, और वो जिस तरह से उसने वो जोड़ा, तो मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा रहा। तो दोबारा उस टाइप का अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। अच्छा, हमने सुना है कि आप शोबीज़ के अलावा पॉलिटिक्स भी करते थे। देखिए, इस वक्त तो आप शोबीज़ के हवाले से ही मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, लेकिन चूंकि ये सवाल आपने किया है तो जवाब बनता है कि मैं दूँ। हर एक को किसी न किसी पार्टी से या किसी न किसी लीडरशिप से कोई उनसियत या प्यार ज़रूर होता है। तो लिहाजा
जब इंसान छोटा होता है तो किसी न किसी से इंस्पायर भी होता है। तो बस मैं भी हुआ, शहीद जुल्फ़ाकार अली भुट्टो से बहुत मानुस था मैं, और लीडर थे वो हमारे मुल्क के, दुनिया जहान उनको मानती थी। और उसके बाद फिर वो जो उसका सिलसिला चला, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, फिर बिलावल साहब हमारे चेयरमैन, तो मैं पीपल्स पार्टी में जो रहा, और उस हवाले से मैंने वो सियासत की जिस सियासत को खिदमत कहते हैं। मैंने अपने इलाके में उस सियासत को खिदमत के तौर पर अंजाम दिया। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर कुछ बुनियादी सहूलियात ऐसी थी कि वो नहीं थी वहाँ पर, तो उसके लिए मैंने कोशिशें की, अपने इलाके में बहुत सारे वो काम कराए और पीपल्स पार्टी के तवस्सुस से करवाए वो काम। तो और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं एक ज़रिया बना अपने इलाके में उन तरक्याती कामों को करने का, और वो मैंने किया। और तकरीबन कोई शोबिज़ और पॉलिटिक्स मैं तकरीबन दोनों को साथ साथ लेकर चलता रहा, ये भी करता रहा और वो भी करता रहा। अल्लाह ने दोनों जगह पर मुझे कामयाबी दी, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। शरीफ साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी मसरूफियात क्या हैं आजकल टीवी ड्रामों के अलावा? निमिश, टीवी ड्रामों के अलावा जब मैं देखता हूँ कि मेरे पास डेट्स फ्री हैं तो मैं उसमें कुछ प्लान करता रहता हूँ। तो वैसे और भी मेरी मूवीज़ हैं अभी जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, और ख़ुद की मैं अपनी भी एक मूवी बना रहा हूँ। उस फिल्म का नाम है प्यार होना ही था। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ और कुछ हम उस पर काम कर चुके हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द 2022 में इंशाल्लाह वो फिल्म सिनेमा की ज़ीनत ज़रूर बनेगी। शरीफ साहब, बहुत खुशी हुई ये सुनकर, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो सर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपका डायरेक्टर राइटर कौन है फिल्म का? बिल्कुल मैं बता सकता हूँ और बताऊँगा इंशाल्लाह। ये कहानी मैंने खुद तख्लीक की है, और मैं जबकि राइटर हैं मनोवर सुमरू साहब, और इसके डायरेक्टर भी मनोवर सुमरू साहब ही हैं, और MSB प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म बन रही है। और इसमें एज ए एक्टर मैं खुद काम कर रहा हूँ। इसमें रिदा इस्फहानी ने काम किया, पीर मुअज़्ज़म अली शाह साहब ने काम किया, और नाहिद शमीम हैं इसमें, आरिफ भैया हैं इसमें, और हनी खान है इसमें दानिश बलोच भी हैं, और सैयद ज़ीशान अली शाह हमारे इस फिल्म के हीरो हैं, चूँकि अभी उनका काम अभी शुरू नहीं किया। और मज़ीद इसमें और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इसमें मज़ीद आएंगे। तो इंशाल्लाह ये एक ऐसी इंटरटेनमेंट फिल्म है कि जिसमें हर तबके के लोग इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। शरीफ साहब, अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों को सिर्फ पैगाम मैं यही दूंगा, प्यार मोहब्बत, और आप ज़िंदगी में जो भी काम करें ईमानदारी से करें, और अपने दोस्तों और गिरदे नवा के जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे आप प्यार करें और उनके साथ ईमानदारी से चलें, मुखलिस होकर चलें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपकी अपनी होस्ट निमिश। अल्लाह हाफिज़।